नमस्कार, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण मुद्दा। मित्रों, महत्वपूर्ण मुद्दे में सबसे महत्वपूर्ण विषय तो आज ये था कि हिंदू धर्म के आंखों पर बंधे पट्टी को भरसक खोलने का प्रयास करने वाले सत्य सनातन धर्म में साईं पूजा पर पहली बार आधिकारिक रोक लगाने की अनुशंसा करने वाले शारदा पीठ के पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी का आज गोलोक गमन हुआ है। आप ब्रह्मलीन हुए हैं। सत्य सनातन धर्म में यह अपूर्णीय क्षति है। मुझे नहीं लगता कि अब आपके बाद आपके इतना प्रखर मुखर होकर के कोई आदमी सत्य सनातन धर्म के लोगों के आंखों पर बंधी पट्टी को खोलने का इतनी ईमानदारी से प्रयास करेगा। आपके ब्रह्मलीन होने पर जो अपूर्णीय क्षति सत्य सनातन को हुई है उसकी भरपाई संभव ही नहीं है। परमपिता परमेश्वर से हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं कि आपके अधूरे ख्वाबों को नजरअंदाज कर आपके मुक्ति की मार्ग प्रशस्त करें और अपने श्री चरणों में स्थान दें। धरती पर भगवान शंकर के प्रतिनिधि साक्षात ब्रह्म के अवतार माने जाने वाले सब जगत गुरु शंकराचार्य जी के आवागमन की मुक्ति के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं। उनकी यह मनसा अधूरी रह गई जो उन्होंने सत्य सनातन धर्म के लोगों से कहा था कि साईं पूजा सत्य सनातन में नहीं लिखा है। लेकिन क्या करिएगा जगत गुरु शंकराचार्य, ये आप दोषी नहीं है, आपने तो प्रयास किया। असल में क्या है कि हम हिंदू लोग ही लुढ़कने वाले प्रवृत्ति के हैं। मतलब हमें अपने बाप के अलावा किसी और को बाप कहने में बड़ी फक्र महसूस होती है और हमें बड़ी खुशी होती है कि हमने किसी और को अपना बाप माना है, कहा है और बाप का दर्जा दिया है। घरों में भी आप देखते होंगे कि लोग अपने माता पिता के अपमान करते हैं और दूसरों का सम्मान करते हैं। ये हमारी फितरत में, हम क्या कर सकते हैं। लेकिन आपने अपने मनुष्य होने, धर्मगुरु होने, सत्य सनातन के असली प्रतिनिधि और प्रतीक होने का जो फर्ज अदा किया है, जो जिम्मेवारी निभाई है, उसके लिए हम आपके श्री चरणों में सत सत प्रणाम निवेदित करते हैं। एक बार पुनः ईश्वर से आपके आत्मा को शांति, आवागमन से मुक्ति की प्रार्थना के साथ आपको कोटि कोटि प्रणाम। मित्रों, आज हमने और कोई विषय नहीं लिया, नहीं तो मैं दिल्ली में रहता हूँ और केजरीवाल के घोटालों की लिस्ट रोज रोज जारी हो रही है और उसको देख करके लगता है कि घोटाला भी शर्मा जाए केजरीवाल को देख करके। पश्चिम बंगाल से जहां हाथ डालो वहीं अरबों खरबों करोड़ों रुपए मिल रहा है। एक टेलीफोन पर ऐप गेमिंग के साथ घोटाला करने वाले के घर से 18 करोड़ रुपए की बरामदगी हुई है। अभी और तलाश जारी है। मतलब भारत के अंदर इतना ज्यादा ब्लैक का पैसा पड़ा हुआ है कि अगर वो निकाल दिया जाए तो हमारा खजाना मालामाल हो जाएगा। ऐसे नहीं हमारे भारत को सोने की चिड़िया कही जाती थी। सारा सोना तो यहीं के चिड़िया ने चुग कर रखा हुआ है, उसको निकालना प्रारंभ हो गया है। सब निकल जाए, यह दुआ करते हैं जल्द से जल्द निकल जाए, यह कामना करते हैं। आदरणीय प्रेमनगर दीदी जी को सादर प्रणाम। मित्रों, जो आज का मेरा प्रश्न है वो है स्टे ऑर्डर, स्थगन आदेश। मित्रों, आप लोग रोज सुनते होंगे कि फलाने वाले मामले में कोर्ट ने स्टे ऑर्डर दे दिया, फलाने वाले मामलों में वादी पक्ष स्थगन आदेश ले आया, स्टे ऑर्डर ले आया। मित्रों, मैं जो बात कहने जा रहा हूं उसकी कॉम्प्लिकेशन समझता हूं, इसीलिए मैं आज एक साधारण भारतीय के हैसियत से बोल रहा हूं। कानून का बिल्कुल ज्ञान मुझे नहीं है, मुझे पता नहीं है कि मैं जो बोल रहा हूं उसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या है। क्या यह कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में माना जाएगा, कानून के बेअदबी में माना जाएगा, या भारत सरकार की मुझे जानकारी नहीं। अगर मेरे वक्तव्य से कानून का अपमान हो रहा हो तो मैं क्षमा चाहूंगा। होने के नाते कानून का अपमान करना मेरे जिम्मेवारी में नहीं है, मेरे कर्तव्य में नहीं है। और कर्तव्यों का शुद्ध अंतःकरण से पालन करना हम दूसरों को सिखाते हैं तो स्वयं को नहीं करेंगे। लेकिन मैं सबसे पहले भारत का नागरिक हूँ और नागरिक धर्म का ये कर्तव्य है
कि वो नागरिकों को सही बात का जानकारी उपलब्ध कराने का माहौल तैयार करें, और अगर उसके पास कोई जानकारी सही हो तो वो समाज को दे। मेरे पास जानकारी है नहीं है मैं ये दावा नहीं कर सकता, लेकिन एक आशंका है, एक प्रश्न है जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। अदालतों के अपमान अगर ऐसी बात में महसूस हो रही है, मैं पहले हाथ जोड़ करके क्षमा मांग लेता हूँ। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में मैं बिल्कुल नहीं फंसना चाहता, क्योंकि उसमें बेमतलब बिना किसी जुर्म का सजा होती है जो मैं नहीं करना चाहता। मामला पर आते हैं मित्रों, आज समाचार चैनलों पर कई चीजें चली। एक चीज चली कि भाई उत्तर प्रदेश में मदरसे की जांच शुरू हो गई है। आपको पता है समाचार चैनल वालों को मसाला चाहिए, वो उत्तर प्रदेश में गए 2-4 जगह। उत्तर प्रदेश में एक आध लोगों को छोड़ करके बाकी सारे मदरसा संचालकों ने, मुस्लिम विद्वानों ने, स्कॉलरों ने, सबने कहा कि भाई अब इससे पहले इससे बढ़िया कोई काम किसी भी सरकार ने नहीं कहा है। मेरे पास जैसे ही कोई उचित शब्द की तलाश पूरी हो जाएगी जिससे मैं योगी आदित्यनाथ की भूरी भूरी प्रशंसा करूं, आपको बुला लूंगा। फिलहाल तो योगी जी को धन्यवाद, और योगी जी को बहुत बहुत धन्यवाद के अलावा और मैं कुछ नहीं कह सकता। जैसे कोई शब्द मिल जाए, आप भी अगर कोई सही शब्द बताएं तो बताइएगा। अब बताइए, इसमें समाचार चैनल वालों के लिए कोई मसाला है? वो बेचारे क्या करते उत्तर प्रदेश में भाई, उन्होंने भाग करके दूसरे राज्यों में शरण लिया जहां पर मसाला मिले। इसी सिलसिले में मुस्लिम परस्त सरकार आम आदमी पार्टी के जो केजरीवाल के नेतृत्व में चल रही है, उसके एक भूभाग में मदरसा चल रहा है। मदरसा जिस जमीन पर चल रहा है उस जमीन की कीमत अरबों में है। अरबों खरबों की जमीन पर 1/4 भाग में पक्का मस्जिद बनाया गया है, कुछ हिस्सों में मदरसा संचालित हो रहा है, और कुछ हिस्सों में मुसलमानों ने अपनी झुग्गी डाल दी है। मतलब सरकार की उस बेशकीमती जमीन पर पूर्णतः मुसलमानों का कब्जा है। मैं ये नहीं कहूंगा कि वो कब्जा सिर्फ अरविंद केजरीवाल के जमाने से शुरू हुआ है, नहीं, उसके पूर्ववर्ती सरकारों के जमाने से भी शुरू हुआ है, लेकिन उसको हटाने का प्रयास किसी भी सरकार ने नहीं किया। कुछ स्वयंसेवी संस्थानों ने उसके विरुद्ध कोई केस वेस किया है, तो वो मदरसा संचालकों ने अदालत से स्टे ले लिया। आज जब समाचार चैनल वाला पूछा कि भाई आप एक अवैध कब्जा किए, बोला हाँ अवैध है, लेकिन आप मेरा क्या करिएगा, मेरे पास स्टे है, कोई पुलिस मेरा कुछ नहीं कर सकती, आप उसके भाव को पकड़िए। वो मदरसा संचालक अब बेखौफ हो करके, बेशर्मी से, बल्कि मैं कहूंगा कि दुष्टता से यह बात कह रहा था कि हाँ करोड़ों रुपए की भारत सरकार की जमीन को हमने कब्जा किया है, लेकिन आप मेरा कुछ उखाड़ नहीं सकते। शब्द उसका है, मेरा नहीं। अभी शब्द उस मदरसा संचालक का है कि कोई सरकार मेरा कुछ नहीं उखाड़ सकती, मेरे पास स्टे है। अब मैं यहीं से स्टे की गंभीरता और स्टे की आवश्यकता पर आपसे बात करना चाहता हूं। पुनः एक बार अदालत से क्षमा मांगते हूं, क्योंकि स्टे अदालत ही देती है, और स्टे देने दिलवाने के काम की बारीकियों से मैं स्वयं अवगत हूं, इसलिए मैं कानून के तहत नहीं जाता, ना ही कानून के अंदर के कॉम्प्लिकेशंस और उसके इम्पोर्टेंस पर बात करता हूं। मैं स्टे के इम्पैक्ट पर बात करता हूं कि स्टे का इम्पैक्ट कैसा पड़ता है और क्या वो सही पड़ता है क्या, इसी पर चर्चा है। मित्रों अब देखिए, भारत के विद्वान न्यायाधीशों के विद्वता पर मुझे रत्ती भर भी प्रश्न नहीं है, ना ही मुझे अपने संविधान पर प्रश्न है। हालांकि मेरा ही संविधान सबसे ज्यादा दोगला संविधान है, धरती पर वाहिद मेरा संविधान है जो लोगों को दोगलाई करने का खुली छूट देता है। मतलब हमारे संविधान में यह प्रोविजन है कि कोई भी आदमी स्टे ऑर्डर ले आ सकता है, लेकिन संविधान उस आदमी का शेल्टर करता है जो अपराध कर रहा है। मतलब एक पहला अपराध यह हुआ कि आप सरकारी संपत्ति पर कब्जा किए, कहां तक न्यायालय के विद्वान न्यायाधीश उसको बिहाइंड द बार करते, सख्त से सख्त बामशक्कत सजा देते, उन्होंने उसको स्टे दे दिया है। अब वो उससे चौड़ा हो करके वो और कब्जादारी बढ़ा रहा है। यह क्यों हो रहा है, इस विषय पर हम आपसे बात करना चाहते हैं। मित्रों, संविधान न्याय करने के लिए होता है, लेकिन यहाँ तो स्टे अन्याय हो गया, भारत के जनता के प्रति अन्याय हो गया, संविधान के प्रति भी अन्याय हो गया, क्योंकि विद्वान संविधान निर्माताओं ने ये नहीं सोचा होगा कि भाई मैं जो संविधान बना रहा हूँ उसका दुरुपयोग होगा। लेकिन अगर दुरुपयोग हो रहा है तो हमारे विद्वान न्यायाधीशों को ये दिखता नहीं है
कि भाई इसका दुरुपयोग हो रहा है और हम इसके कस्टोडियन होने के नाते इस पर रोक लगाएं। जहां तक रोक लगाने के बाद छोड़िए, आप रोक नहीं लगा रहे, आप उसको इंडोर्स कर रहे हैं। आप कोई भी मामला देखिएगा, मैं आपको 2-4 महत्वपूर्ण मामलों की बानगी दे देता हूं। मित्रों, जो सबसे महत्वपूर्ण मामला था जिससे देश में लोकतंत्र खतरे में पड़ गया था, वो था राजनारायण वर्सेस स्टेट। राजनारायण जी इंदिरा गांधी को चुनाव में हरा दिए थे। चुनाव में इंदिरा गांधी धांधली से जीती, राजनारायण जी उस मामले को लेकर के कोर्ट गए, राजनारायण की विजय हुई। इंदिरा गांधी ने उसके अंदर स्टे लिया, स्टे लाया कि भाई इसको रोक दिया जाए। स्टे होने के बाद क्या होता है, जो 5 साल तक अपनी सरकार चलती, उसके बाद निर्णय आता भी तो उस निर्णय का कॉन्फ्लिक्ट होता। मैं 2 मामलों का स्वयं गवाह हूं, उसमें मैंने कानून की प्रक्रिया में भाग लिया है, साथ में बैठे हुए उस केस को जानते हैं। आप लोगों को याद होगा झारखंड मुक्ति मोर्चा का एक जेएम घूसकांड हुआ था। उस जेएम घूसकांड नरसिम्हा राव के सरकार के टाइम में सरकार के समर्थन के बदले में नोट देने का एक खेल पार्लियामेंट के अंदर हुआ था। उसी दौरान का एक पैरेलल केस चल रहा था जब जनता दल में एक टूट हुई थी। जनता दल का एक हिस्सा 20 सांसदों के नेतृत्व में, अजीत सिंह के नेतृत्व में जनता दल आ बना। चौधरी चरण सिंह के बेटा अजीत सिंह उसके नेता थे और उसमें मेरे राजनीति के बहुत मतलब मेरे पिता तुल्य थे, आदरणीय रामसुंदर दास भी वो एक सदस्य थे उस 20 आदमी में से जिन्होंने जनता दल का साथ दिया था। लोकसभा में वोट के टाइम में ये लोग वोट में हिस्सा नहीं लिए। इन लोगों के सदस्यता कैंसिल करने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट में एक केस लाया गया। मैं पहली बार कपिल सिब्बल को साथ में बात करते हुए देखा था। कपिल सिब्बल की बात अगर बताऊंगा तो अदालत का अपमानना होगा और कपिल सिब्बल का वो आपका प्रदर्शन होता, इसीलिए मैं इस विषय पर चर्चा नहीं करना चाहता। लेकिन ये जरूर है कि कपिल सिब्बल ने अदालत में ये जरूर कहा था कि दैट टाइम आई वाज नॉट इन दिल्ली, इट इज पॉसिबल टू एक्सटेंड द डेट। मिलाड ने कहा कि हाँ, विच डेट इज कंफर्टेबल फॉर यू। आई थिंक उन्होंने जो डेट बताया था मतलब वो 5 साल के कार्यकाल के बाद बताए थे, क्योंकि उनके पहले तक की डायरी उनकी फुल थी। ये इट में भी नहीं हो। मतलब जगदीश कपिल सिब्बल ने कई लाख रुपया की फीस लिया था अदालत में सिर्फ 2 शब्द बोलने के लिए कि दैट टाइम आई एम नॉट इन दिल्ली, इट इज पॉसिबल टू एक्सटेंड द डेट। और विद्वान न्यायाधीश ने पूछा कि कुछ डेट इज कंफर्टेबल। हालांकि हम लोग जैसे साधारण लोगों से भी जैसा पूछते हैं कि कौन सा डेट को आप कटकटुमा में होते हैं, जी सर बुध और बृहस्पति को होते हैं। अच्छा, बुध बृहस्पति तो 14 तारीख बुध पड़े, ठीक है। हाँ सर, कोई बुध बृहस्पति कोई भी ठीक है। पूछा जाता है कि साकेत कोर्ट में कौन सी तारीख रहे, क्योंकि अब चूंकि दिल्ली में कई कोर्ट हो गए हैं तो आदमी सोम मंगल साकेत में होता है, तो बुध बृहस्पति कड़कड़ुमा में होता है, फिर रोहिणी में होता है, पटियाला हाउस में होता है। इस तरह के डेटेड डिसाइड किए जाते हैं। जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और जिला कोर्ट में भी जाता है वो सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में है, मंगलवार को हाई कोर्ट में है। इस तरह का होता है और ये अंडरस्टैंडिंग है, जज पूछ लेते हैं कि सोमवार कौन सा डे आपका है। अच्छा, सोमवार पड़ता है तो सोमवार का डेट दे देते हैं। ये होता है, ये कोई बहुत बड़ी बात है। कपिल सिब्बल बहुत बड़े आदमी थे, लेकिन कपिल सिब्बल अपनी इस मजबूरियों के नहीं, उन्होंने उसका ये खेल रचा था कि भाई 5 साल के बाद की डेट पड़ेगी, तब तक सदस्यता इनके स्वतः 5 साल पूरा हो जाएगा। अदालत में संसद की प्रक्रिया में भाग लेंगे और भाग लेने के बाद उसके बाद ये सदस्यता रही जाए, उससे क्या फर्क पड़ता है। ये उनका उद्देश्य था और इस पर स्टे आ गई। अब आप बताइए को 20 लोग डिस्क्वालीफाई अगर हो जाते तो वो उन पे असर पड़ता अदालती संसदीय कार्य व्यवस्था पर। अगर उन्होंने गलत किया था तो उनकी सजा उनको उसी कार्यकाल में मिल जाता। लेकिन वो डेट आएगा 5 साल बाद, जब वो 5 साल के लिए संसद चुने गए और 5 साल बाद डेट आके वो संसद रहे या ना रहे, तब तक क्या फर्क पड़ता है। वो संसद के रूप में सारे सुविधाओं का उपयोग करेंगे, संसद में भाग लेंगे, वोट में मतदान में हिस्सा लेंगे, तो फिर फर्क क्या पड़ा। यहाँ पर स्टे लोकतंत्र के लिए खतरा बन गया कि नहीं। एक चीज जो हो सकती थी आज अभी और इसी वक्त उस पर रोक लग गया और 5 साल के बाद उस केस का कोई रेलेवेंट ही नहीं रह गया, क्योंकि वो उनकी सदस्य संख्या रही नहीं ना, तो वो सदस्य थे या ना थे से क्या फर्क पड़ रहा है। इसी तरह के कई मामला होते हैं, मार पिटाई होता है। आपने देखा होगा दिल्ली के जहांगीरपुरी में एमसीडी का बुलडोजर आया
अब देख लीजिए, मैं फिर से एक बार विद्वान न्यायाधीशों को सादर प्रणाम करते हुए क्षमा मांग के साथ यह बात मांग कर रहा हूँ कि हमारे विद्वान न्यायाधीश को पता है कि वो इलीगल इनक्रोचमेंट हुई है, दिल्ली के मुख्य सड़क पर दुकान बनाया गया है और उससे आवागमन बाधित हो रहा है। यहाँ तक कि कोई एम्बुलेंस अगर जाए किसी को मरीज को लेकर के तो पहुंच नहीं सकती, अग्निशमन की गाड़ियां नहीं जा सकती अगर कोई आदमी आग से झुलस के मर जाए तो। लेकिन फिर भी विद्वान न्यायाधीश ने यथास्थिति बहाल करने का आदेश दे दिया और एमसीडी वाले उल्टे पांव वापस आ गए। अब मैं ये नहीं मतलब समझ पा रहा हूँ, क्योंकि मैं विद्वान नहीं हूँ और ना ही मैं न्यायाधीश हूँ, इसलिए मुझे उस तरह की ब्रॉड सोच मेरे में नहीं है जो हमारे विद्वान न्यायाधीशों में है कि इसमें कौन सा रूल ऑफ लॉ काम करता है कि आप एक गैर कानूनी गैर संवैधानिक चीज को संविधान के तहत रोक लगा देते हैं और वो जो एक संविधान के तहत मिली शक्ति से एमसीडी वाला उसको तोड़ने के लिए आ रहा है, आप उसका हथौड़ा पर हाथ मार देते हैं। ये किस तरह का है? इन सब विषयों पर चूंकि देश में कभी कोई बात नहीं होती है, क्योंकि बात 2 यूनिट फ्री बिजली हो कि 200 यूनिट फ्री बिजली हो, 2 किलो चावल फ्री मिले कि 5 किलो चावल फ्री मिले, साड़ी फ्री मिले कि टीवी फ्री मिले, लैपटॉप फ्री मिले कि मोबाइल फ्री मिले, इसी पर चर्चा होता है जिसका कोई मतलब नहीं होता। इतनी बड़ी इम्पैक्ट पर ना तो कोई राजनीतिक दल अपने चुनाव घोषणा पत्र में शामिल करना चाहता है और ना ही चुनावी भाषणों में इसको लेता है और ना ही चुनाव जीतने के बाद इसको एड्रेस करता है। यह हम सब लोगों के जीवन को इम्पैक्ट करता है और कोई भी राजनीतिक दल हमारे जीवन को इम्पैक्ट करे, हमारा नाश करे, हमारा सत्यानाश करे, ये सोचता कहाँ है? लेकिन मैं तो हूँ आपके बातों को सोचने के लिए, हम तो हैं आपके बातों को जन जागरण के माध्यम से आपके सामने रखने के लिए और आपसे प्रार्थना करने के लिए कि कृपया आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने सभी समूह में साझा करें ताकि लोगों की आंखें खुले और लोगों में समझने की शक्ति डेवलप हो कि भाई बात तो ठीक कर रहा है। जब जहांगीरपुरी की इलाका गैर कानूनी तरीके से सड़क पर अतिक्रमण करके बनाई गई है तो उसको रोकने का जज साहब का क्या मंशा था? क्या जज साहब अतिक्रमणकर्ताओं के पक्ष ले रहे थे या देश में अतिक्रमण बढ़ा रहे थे? उसी तरह से जो लोग उस दिल्ली के अरबों के जमीन पर कब्जा को आजू बाजू से देख रहे हैं वो कहेंगे कि यार ये सरकारी जमीन पर झुग्गी बन गई, मदरसा बन गया, मैं भूल गया कि वो जहां नमाज करते हैं मस्जिद बन गया और अब उस पर स्टे दे दिया। मतलब आप एक गैर कानूनी काम को कानून बनाने का इंडोर्स कर रहे हैं। आखिर क्यों कर रहे हैं? हमारे विद्वान न्यायाधीश तो आकर के बताएंगे नहीं, क्योंकि हमारे विद्वान न्यायाधीशों की खुद पर आती है तभी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। जनता के किसी मुद्दे पर तो उन्होंने कभी ट्वीट नहीं किया। मुझे अपने इस 50-52 वर्ष की उम्र में कभी नहीं सुना कि कोई अदालत का विद्वान न्यायाधीश आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस किया हो। लेकिन पिछली सरकार के मतलब इसी सरकार के पिछले कार्यकाल में कुछ जजों की टकराव आ गया। मतलब उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था वो इसलिए नहीं किया था कि देश में अदालतों की संख्या घट रही है, जजों की संख्या कम है, केसों की संख्या बढ़ रही है, त्वरित कार्रवाई नहीं हो रहा है, जांच व्यवस्था ढीला है, साइंटिफिक एविडेंस का जुगाड़ सरकार नहीं दे रही है, मुकदमों की संख्या बढ़ रही है, इसको जल्दी से, ये सब उन्होंने नहीं कहा था। ध्यान रखा जाए, जो हमारे विद्वान न्यायाधीशों ने 4-5 ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था उनका मुख्य मांग ये था कि हमारे पास फाइलें नहीं आ रही, उचित केस हमको नहीं दिया जा रहा है। मतलब उनके खुद की मांग थी, आम जन की मांग, अदालत की परेशानी, अदालत की डे टू डे के फंक्शन और समस्याओं के समाधान के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया था। ऐसे विद्वान न्यायाधीशों की विद्वता को दूर से प्रणाम करते हुए मैं राकेश परमार पुनः एक बार एग्जाम्पल तो हजारों दे सकता हूँ, लेकिन अदालतों के मामलों में जितना कम बोला जाए उतने मेरे हक में बढ़िया है, क्योंकि मुझे अपने बाल बच्चों की शादी करनी है, बेमतलब जेल जाना मैं नहीं चाहता। तो अदालत के डर से, अपनी लाज इज्जत बचे रहने के डर से मैं एक बार पुनः अपने विद्वान न्यायाधीशों को विद्वता को दूर से प्रणाम करते हुए आपके सामने एक प्रश्न छोड़कर अपने वाणी को विश्राम देता हूँ कि क्या इस विषय पर सार्वजनिक बहस नहीं होनी चाहिए कि भाई आप एक गैर कानूनी काम को कानूनी रूप से मान्यता देने के लिए उस पर स्टे ऑर्डर देते हैं,
उस वक्त कौन सा लॉ काम करता है, किस मानसिकता के तहत वो करते हैं, इस बात की चर्चा तो आपको करनी ही चाहिए। इस बात की चर्चा आपको उल्लेख में आना ही चाहिए और लोगों को इस बात की जानकारी होनी ही चाहिए कि आखिर कोई अदालतें, विद्वान न्यायाधीश अपने विद्वता के किस विद्वता का परिचय देते हैं जब वो किसी मामले में स्टे देते हैं, जब किसी मामले पर यथास्थिति बरकरार रखने की बात कहते हैं। उसका उद्देश्य क्या होता है? क्या ये उद्देश्य रहता है जैसे जहांगीरपुरी वाला मामला होगा कि अगर एमसीडी वहाँ पर तोड़ फोड़ कर देती तो दंगा फसाद हो जाएगा, तो फिर अगर आपको दंगा फसाद का डर है तो फिर निष्पक्ष न्यायपालिका का क्या मतलब है? फिर तो आप पक्षपात न्यायपालिका हुए, आप देश में दंगा फसाद ना हो इस पक्ष में फैसला देते हैं। यह बात जान लेने के बाद तो अदालत की तटस्थता पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लग गया, क्योंकि अदालत में तो न्याय की देवी का आंख पर पट्टी बंधा हुआ है, वो तो कुछ देखा ही नहीं गई है कि हमारे निर्णय से क्या होगा। वो तो ये सिर्फ जानती है कि कानून में जो सही होगा वो होगा। अदालत तो सुनामी की तरह से जो उसके राह में आएगा वो जाएगा, वो मुर्दा हो या जिंदा हो। फिर आप इस तरह की सोच क्यों रखते हैं और स्टे किस पर देते हैं? इसी ओपन बहस को ओपन छोड़ करके मैं अपने वाणी को विश्राम देता हूँ। विद्वान न्यायाधीशों के विद्वता को पढ़ा, हमारे भारत के उस कमजोर, दोगले और दो तरह के सोच वाले संविधान को पढ़ा, जिसके संविधान की मिली शक्ति से मैं बोल रहा हूँ। जो संविधान कहती है कि राकेश परमार को आरक्षण नहीं मिल सकता, दूसरे तरफ कहती है कि इस देश में इक्वलिटी का संविधान है, मतलब हर नागरिक समान है, लेकिन राकेश परमार और राकेश राम को अलग अलग तरह से ट्रीट किया जाएगा। यह हमारा संविधान ही कहता है। इसकी एक बात पुनः भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए मजबूरी में, क्योंकि संविधान में ये लिखा हुआ है कि अगर मैं कोई सार्वजनिक बयान से समाज को आहत पहुंचाऊं, समाज में विद्वेष पहुंचाऊं और बवाल बनने का माध्यम बनूं, तो मुझे सजा मिल सकती है। चूंकि मैं कानून का विद्यार्थी और ये जानता हूं, इसीलिए एक बार पुनः क्षमा के साथ मैं राकेश परमार आप सबको होशियार कर रहा हूँ। कृपया इसको ओपन बहस में लाइएगा कि स्टे ऑर्डर की उपयोगिता क्या है और ये हर बार गलत कामों को ही क्यों प्रश्रय देता है। तब तक जय हिंद, धन्यवाद।